नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं उन चीजों की, उन ताकतों की जो हमारी सोच, हमारी धारणाओं और हाँ, हमारे फैसलों को कहीं ना कहीं पीछे से कंट्रोल करती हैं। हाँ, हमें जो स्रोत मिले हैं वो हमें आत्मखोज की यात्रा के एक अहम पड़ाव पर ले जाते हैं। मतलब जब हम अपनी पहचान और कर्म को थोड़ा समझ लेते हैं, उसके बाद ये सवाल उठता है कि भाई कौन सी चीजें हैं जो हम पर असर डाल रही हैं। हाँ, और ये असर कई तरह के होते हैं, जैसे हमारा जीन्स, हमारा परिवार, समाज, कल्चर। बिल्कुल। और हमारा मकसद आज यही है कि इन प्रभावों को थोड़ा खोल कर देखें, कैसे ये एक तरह की माया, मतलब एक भ्रम पैदा कर सकते हैं। हाँ, जिससे हम कई बार वो फैसले ले लेते हैं जो शायद हमारे असली स्वभाव से मेल नहीं खाते हैं। तो कोशिश यही है कि हम ज्यादा स्पष्टता से, ज्यादा प्रामाणिकता से कैसे जी सकते हैं, इसके तरीके खोजें। हाँ, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये माया वाली बात। स्रोत हमें नारद और भगवान नारायण की कहानी याद दिलाते हैं। हाँ, वो कहानी बड़ी दिलचस्प है। दिलचस्प तो है, पर उसका जो सार है वो थोड़ा चौंकाने वाला भी है ना? हाँ, कि अगर नारद जैसे ज्ञानी भी भ्रम में आ सकते हैं। बिल्कुल। तो हम और आप किस खेत की मूली हैं? मतलब ये दिखाता है कि ये भ्रम कितना शक्तिशाली हो सकता है। सही कहा। रोजमर्रा की जिंदगी में देखें तो परिवार की उम्मीदें हैं, सोशल मीडिया का प्रेशर है, हम कितनी आसानी से इन भारी चीजों को अपनी सच्चाई मान लेते हैं। तो ये कहानी एक तरह से चेतावनी है। विनम्रता और लगातार खुद को जांचते रहने की जरूरत पर जोर देती है। तो अब आते हैं उन खास प्रभावों पर जिनकी बात स्रोत कर रहे हैं। पहला क्या है? आनुवंशिकी। हाँ, जेनेटिक्स, मतलब जो हमें पैदाइश से मिला है। भगवत गीता में भी कहा गया है, ज्ञानी भी अपनी प्रकृति के अनुसार ही काम करता है। अच्छा, इसका मतलब ये कि हमारे अंदर जो पैदाइशी झुकाव है वो इतने गहरे होते हैं कि उन्हें पूरी तरह से अनदेखा करना लगभग नामुमकिन है, चाहे हम कितने भी जानकार क्यों ना हो। इसी से जुड़ी वो डॉक्टर फ्रांसिस कॉलिंस की बात याद आती है। क्या थी वो? जेनेटिक्स बंदूक लोड करती है और पर्यावरण ट्रिगर खींचता है। हाँ, वाह। मतलब आधा खेल तो हमारे हाथ में है ही नहीं एक तरह से। ब्लूमिंग का शोध भी यही कहता है कि बुद्धि में करीब 50% फर्क तो जीन से ही आ जाता है। हाँ, जेनेटिक्स एक बहुत मजबूत शुरुआती पॉइंट है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। स्रोत याद दिलाते हैं कि हमारी कहानी का पहला चैप्टर अक्सर हमारा परिवार लिखता है। अरस्तु वाली बात, मुझे बच्चा 7 साल तक दो और मैं तुम्हें वो व्यक्ति दिखा दूंगी जो वो बनेगा। बिल्कुल। और हार्ट और रिजली का शोध भी है ना, वो शब्दों के अंतर वाला। हाँ, कि बचपन में बच्चे कितने शब्द सुनते हैं, इसका उनकी सोच और काबिलियत पर कितना गहरा असर पड़ता है। ये तो वाकई सोचने वाली बात है। बिल्कुल। और महाभारत में युधिष्ठिर का उदाहरण भी दिया जाता है। उनका सत्य और धर्म पर टिके रहना कहीं ना कहीं उनकी परवरिश का ही नतीजा माना जाता है। तो क्या स्रोत ये भी बताते हैं कि अगर शुरुआती माहौल ठीक ना हो तो क्या बाद में उसकी भरपाई हो सकती है? स्रोत सीधे सीधे तो नहीं कहते, पर इशारा यही है कि शुरुआती छाप बहुत गहरी होती है। खैर, परिवार के बाद हम आते हैं समाज में। उसके अपने तौर तरीके हैं। कठोपनिषद कहता है, इच्छाओं से मुक्त हो जाओ। लेकिन समाज तो अक्सर इच्छाएं जगाता है ना? हाँ, वो सोलोमन ऐश के प्रयोग याद है, अनुरूपता वाले। बिल्कुल, जहां लोग साफ साफ गलत जवाब दे रहे थे सिर्फ इसलिए कि बाकी सब वही कह रहे थे, जानते हुए भी। हाँ, जानते हुए भी। स्रोत इसे सामाजिक माया का एक परफेक्ट उदाहरण मानते हैं। सच जानते हुए भी गलत राह पकड़ लेना सिर्फ ग्रुप के साथ बने रहने के लिए। ये दिखाता है कि समाज का दबाव कितना ज्यादा हो सकता है हमारी सोच पर। निश्चित रूप से। और फिर आता है कल्चर, यानी संस्कृति और सामाजिक नियम। गीता में एक जगह कहा है कि ज्ञानी को अज्ञानियों के मन में उथल पुथल नहीं मचानी चाहिए। अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ यहाँ? इसका मतलब ये कि जो स्थापित मान्यताएं हैं उन्हें एकदम से चुनौती देना ठीक नहीं। गेर्ड हॉफस्टेड का काम भी यही दिखाता है ना, कि कैसे अलग अलग कल्चर में अलग अलग चीजें जरूरी मानी जाती हैं। कहीं इंडिविजुअल फ्रीडम, कहीं ग्रुप का फायदा। हाँ, ये जानना जरूरी है, क्योंकि इसी से तय होता है कि हम सफलता को या जिम्मेदारी को कैसे देखते हैं। बिल्कुल। और आजकल एक और बहुत बड़ा प्रभाव है मीडिया, और खासकर सोशल मीडिया। ओहा, वो डिस्पोजेबल हीरोज ऑफ हिप हॉप कॉकवुड था ना, टेलीविजन राष्ट्र का नशा है। हाँ, और अब तो नशा और भी बढ़ गया है। रिसर्च भी है इस पर। हिंसक वीडियो गेम्स और आक्रामक व्यवहार का लिंक, सोशल मीडिया और एंजाइटी, डिप्रेशन का लिंक। ये सब हमारी सोच, हमारी भावनाओं पर लगातार असर डाल रहे हैं,
बिना हमें पता चले कई बार। सही बात है। तो सवाल फिर वही, इन सब प्रभावों के बीच हम अपना रास्ता कैसे खोजें, इनसे आगे कैसे बढ़ें? यहीं पर स्रोत फिर गीता की तरफ इशारा करते हैं। श्लोक 2.47, कर्म पर तुम्हारा अधिकार है, फल पर नहीं। यानी एक्शन पर फोकस करो, रिजल्ट पर नहीं। हाँ, और जॉन गैबिथ जिन की माइंडफुलनेस की तकनीक भी कुछ ऐसी ही है। मतलब वर्तमान पल में रहो, क्या हो रहा है उसे देखो, लेकिन नतीजों से खुद को थोड़ा अलग रखो। स्रोत कहते हैं जागरूकता, अवेयरनेस ही कुंजी है। तो मतलब ये हुआ कि हमें इन सभी फैक्टर्स को पहचानना होगा। हमारी जेनेटिक्स, हमारी परवरिश, समाज, कल्चर, मीडिया, जो हम देखते सुनते हैं, हमारे अपने अंदर के पूर्वाग्रह, हमारी भावनाएं, यहाँ तक कि हमारी सेहत और हमारे जीवन के लक्ष्य। हाँ, ठीक यही। जब हम इन प्रभावों को समझने लगते हैं, उन्हें नाम देने लगते हैं, तभी हम सतही बातों से ऊपर उठ पाते हैं और सोच समझकर चुनाव कर सकते हैं। वरना तो बस भीड़ के साथ बहते रहेंगे। बिल्कुल, यही जागरूकता हमें अपने फैसले खुद लेने की ताकत देती है। तो निचोड़ क्या निकला? यही कि हमारी सच्चाई, हमारी हकीकत कई सारी ताकतों से मिलकर बनी है, पर जागरूकता वो हमें असली चुनाव करने की शक्ति देती है। जैसा कि लेखक ने कहा है, सच्ची स्वतंत्रता तब मिलती है जब हम इन प्रभावों को पहचानते हैं, भ्रमों को समझते हैं और पूरी स्पष्टता के साथ अपना रास्ता चुनते हैं। हाँ, और अगर बड़ी तस्वीर में देखें तो ये जो आत्म खोज की यात्रा है, ये असल में लगातार उन भ्रमों के पार देखने की कोशिश ही है, ताकि हम अपने असली स्वरूप से जुड़ सकें। स्रोत की वो कविता की लाइनें याद हैं? कौन सी? आनुवंशिकता मंच तैयार कर सकती है। हाँ, लेकिन हर पन्ने के लेखक हम हैं। हाँ, बहुत खूब। ये एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है आखिर में, है ना? हाँ, कि हम अपनी कहानी कैसे लिखना चुनते हैं, किन प्रभावों को हावी होने देते हैं और किन्हें पीछे छोड़ते हैं। बिल्कुल। तो ये चर्चा तो यहीं खत्म होती है, लेकिन अपने जीवन पर असर डालने वाले इन प्रभावों पर सोचने का, विचार करने का सिलसिला जारी रहना चाहिए।